आपके अपनी यूट्यूब चैनल वर्क स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। जैसे ही दोस्तों हम क्या है लगातार तैयारी करते हैं इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र की, क्योंकि हमारा क्या है 12 फरवरी को पेपर है। ओके, तो मैं दोस्तों अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता ही चुका हूँ, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले। ओके, 3 नंबर वाले आपका दूसरा पार्ट आना है, फिर वो 4 नंबर वाले भी हम प्रश्न देखेंगे उत्तर सहित, तैयार आपके सॉल्यूशन हो रहे हैं, जल्दी आपको मिल जाएंगे। ओके, तो हम क्या है वस्तुनिष्ठ की तैयारी भी कर रहे हैं साथ साथ। तो पार्ट 1 आ चुका है, जाकर जो देखिए आपका पार्ट 2 है। ओके, तो देख लेते हैं, हम क्रम से देखते चलेंगे। तो ये हमारे इस चैप्टर में हम थोड़ी आपसे तीसरा अध्याय, ओके, पहले वीडियो में हमने पहले दूसरे अध्याय के ऑब्जेक्ट कवर किए थे। इस वीडियो में हम क्या तीसरे अध्याय उत्पादन तथा लागत वाले चैप्टर के कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं, और इसके आगे भी हम चैप्टर देखेंगे। तो सही विकल्प में पहला हमारा उत्पादन के घटक होते हैं। तो उत्पादन के घटक होते हैं हमारे 5, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा उत्पादन के प्रकार होते हैं। तो उत्पादन के प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा सभी, मतलब औसत उत्पादन, कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन, उत्पाद आपके ये हो जाएगा। ओके, उत्पाद के आपके प्रकार, उत्पाद के आपके सभी प्रकार हो जाएंगे, क्योंकि आपको कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद हो जाए। ओके, नेक्स्ट है प्रतिफल के नियम है। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर 3। प्रतिफल के कितने नियम है? 3 नियम है। नेक्स्ट है हमारा पैमाने के प्रतिफल की दशा में उत्पादन में परिवर्तन तब होता है जब, इसका दोस्तों आपका राइट आंसर जब क्या हो, सभी साधनों में परिवर्तन अनुपातिक हो गए। नेक्स्ट है हमारा स्थिर लागत को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5वां दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा स्थिर लागत को हम क्या है पूरक लागत कहते हैं। कंप्लीट हुआ, तो आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा 6वां है स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है। इनमें से स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है, वो आपको बताना है। तो माल का विक्रय इसका आपका स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है। बाकी पूंजी का व्यय, यंत्रों पर मूल्यह्रास, भवन का किराया, ये सब आपके क्या है स्थिर लागत आपके लागत है। ओके, जबकि माल का किराया आपका स्थिर लागत नहीं है। नेक्स्ट है परिवर्तनशील लागत का उदाहरण नहीं है। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा पूंजी का पर ब्याज। ओके, नेक्स्ट है कुल स्थिर लागत के में उत्पादन की मात्रा से भाग देने पर क्या प्राप्त होती है। तो क्या प्राप्त होती है? तो हो जाएगी इसकी राइट आंसर और सी नंबर का औसत परिवर्तनशील लागत। ओके, नेक्स्ट हमारा जब सीमांत उत्पाद बढ़ता है तो क्या होता है? तब होता है आपका कौन सा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ता है। ओके, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक होता है तब होता है। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का हो जाएगा औसत उत्पाद आपका बढ़ता है। ओके, ऑब्जेक्ट में अगर आप क्या है कंप्लीट नंबर लाना चाहते हैं तो इसका एक ही तरीका है कि आपको क्या है लगातार इसको क्या है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसमें मैं आपको करवा रहा हूँ। और इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, मैं आपको लगातार सीरीज लाता जा रहा हूँ। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा और क्रम से क्या है पढ़ते जाइएगा, और अपने से मुझसे पहले भी क्या है आप आंसर देने का प्रयास करिएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तो ये करना है 11वां, एक फर्म अपने स्थिर साधनों को किस अवधि में नहीं बदल सकती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर का अल्पकाल में। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा निम्न में से कौन सी मद परिवर्ती लागत का उदाहरण नहीं है। तो 12वीं का दोस्तों आपका राइट आंसर ए नंबर का हो जाएगा कच्चे माल की लागत है, वो आपकी है परिवर्ती लागत का उदाहरण नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारा औसत स्थिर लागत, औसत स्थिर लागत इनमें से कौन सी है? तो इसका इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्पादन बढ़ाने पर बढ़ती है। औसत स्थिर लागत क्या है? उत्पादन बढ़ाने पर बढ़ती है। आगे देख ले, आगे नेक्स्ट हमारा जब कीमत कम करके अधिक बेचा जा सकता है तब, इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर ए आर इक्वल टू हो जाता है एम आर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कुल उत्पाद कैसे निकाला जा सकता है? कुल उत्पाद कैसे निकाला जा सकता है? तो इसका राइट आंसर इसके अनुसार ओके एमबी को हम टोटल योग करते हैं तो हमारा निकल आएगा। ओके, नेक्स्ट है उत्पादन फलन में उत्पाद किसका फलन है? इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 16वें का आपका ए नंबर का उत्पादन का। ओके, उत्पादन फलन में उत्पाद किसका फलन है? तो उत्पादन का। नेक्स्ट हमारा जब सीमांत उत्पाद 0 हो तो कुल उत्पाद की स्थिति होती है। तो क्या स्थिति होती है? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर अधिकतम होती है। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है उत्पादन फलन को हमारा व्यक्त करता है। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर का, इस पे आपको क्या है व्यक्त करता होगा। नेक्स्ट है क्या सीमांत उत्पादन 0 या ऋणात्मक हो सकता है? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो हाँ बिल्कुल हो सकता है। नेक्स्ट है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के लागू होने का क्या कारण है? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक और बाह्य दोनों इसका कारण हो जाए। नेक्स्ट हमारा बचते कौन सी हैं जो क्या फर्म को अपने कारणों से प्राप्त होती हैं? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर 21वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर का आपका आंतरिक बचते। ओके, नेक्स्ट हमारा है 22वां उत्पादन के साधन है। तो उत्पादन के कौन से साधन है? तो इसका राइट आंसर हो आपका उपभोक्ता सभी, मतलब भूमि, पूंजी, श्रम, ये सब क्या है उत्पादन के साधन। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट है 23वां क्वेश्चन श्रम उदाहरण है। इसमें श्रम हमारा किसका उदाहरण हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा परिवर्तनशील आपका साधन का। ओके, नेक्स्ट उत्पादन की प्रक्रिया है। तो उत्पादन की प्रक्रिया इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 24वें का सी नंबर का मूल्यवर्धन। ओके, नेक्स्ट है जब कुल उत्पादन में बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है तब सीमांत उत्पादन होता है। तो सब सीमांत हमारा उत्पादन कैसे हो जाता है? बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट है भौतिक आपदाओं अदाओं और भौतिक प्रदा के संबंध को कहते हैं। इन दोनों के हम संबंध को कहते हैं अदाओं और प्रदा के संबंध को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा उत्पादन फलन कहते हैं।
नेक्स्ट हमारा अल्पकाल में उत्पादन फलन में नियम लागू होता है। कौन सा नियम लागू होता है? ए नंबर का राइट आंसर होगा परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होता है। नेक्स्ट है उत्पादन की प्रथम अवस्था में, तो उत्पादन की प्रथम अवस्था में क्या हो जाता है? कुल उत्पादन में बढ़ती हुई दर वृद्धि होती है। ओके, नेक्स्ट है कुल उत्पादन, कुल उत्पाद से आशय है, कुल उत्पाद से हमारा क्या आशय है? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तुओं का कुल मात्रा। ओके, नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है? जब उत्पत्ति के साधनों पर जब उत्पत्ति के साधनों में की गई वृद्धि की तुलना में उत्पादन की मात्रा अनुपातिक वृद्धि होती है तब इसे कहा जाता है, तब इसे क्या कहा जाता है? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा पैमाने का स्थिर प्रतिबल। ओके, नेक्स्ट हमारा 31वां निम्न में से कौन सा स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है? तो नहीं वाला पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31वें का राइट आंसर आपका सी नंबर का अस्थायी मतलब आकस्मिक श्रमिकों की मजदूरी एवं वेतन। ये क्या है आपका? स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है। बाकी ये सब आपके स्थिर है, ये आपको पता ही है, जैसे भूमि और भवन से व्यय होना, ये आपके प्लांट और मनी, ये सब क्या है आपकी स्थिर लागत, जबकि ये आपका स्थिर नहीं है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 32वां उत्पादन प्रारंभ होने के पहले निम्न में से कौन सी लागत पाई जाती है? तो कौन सी लागत पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर स्थिर लागत पाई जाती है। अब 33वां लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर होता है आगमन माइनस लागत, ये होता है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा समीकरण सही नहीं है? तो कौन सा समीकरण सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर का, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जब सीमांत लागत शून्य होती है तब कुल लागत होगी, तब कुल लागत होगी। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका अधिकतम होगी। ओके, आगे है सीमांत लागत, सीमांत लागत इनमें से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये डेल्टा टीसी इक्वल अपॉन डेल्टा क्यू। नेक्स्ट हमारा वस्तु की 12 इकाइयों की उत्पादित करने पर औसत लागत 40 रुपए है, ऐसे में 12 इकाइयों की उत्पादित करने की कुल लागत होगी कितनी? उत्पाद होगी। अब इसे सॉल्व करके आपको बता देना है, तो इसकी आप सब सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा 480 रुपए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कुल लागत टी आर इक्वल टू, अब इसका फॉर्मूला आपको जरूर याद होना चाहिए, इस टाइप के जरूर आते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका टी आर इक्वल टू हो जाए पी इंटू क्यू। नेक्स्ट है स्थिर साधनों के प्रयोग में परिवर्तन नहीं किया जाता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अल्पकाल में। ओके, अल्पकाल में क्या है? परिवर्तन नहीं किया जाता। नेक्स्ट हमारा पूर्ण प्रतियोगिता में औसत लागत होती है, तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर ए नंबर का सीमांत लागत के बराबर होती है। ओके, नेक्स्ट है शुद्ध लाभ, तो शुद्ध लाभ इक्वल टू हो जाएगा हमारा सी नंबर हो जाएगा टी आर माइनस टी एफ सी माइनस टी बी सी, ये आपका हो जाता। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट है 42वां, क्या कोई कह रहा हमारा टी आर इक्वल टू टी सी इक्वल टू 10 रुपए है, यह स्थिर है। तो 42वें का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का सम विच्छेद बिंदु की। ओके, नेक्स्ट हमारा समानता लाभ का अंतर निहित लागत के एक भाग के रूप में माना जाता है, क्यों माना जाता है? क्योंकि क्या है? यह स्वामी द्वारा उद्यमित उपकरणों की लागत है। ओके, नेक्स्ट है आउटपुट के एक विशेष स्तर पर एक निर्माता पाता है कि एक निर्माता अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए क्या करेगा? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर का उत्पादन बढ़ाएगा। ओके, या उत्पाद का उत्पादन बढ़ाएगा। नेक्स्ट समानता लाभ तब होता है जब क्या होता है? जब हमारा हो जाता है इसमें आपका ए नंबर का टी आर बड़ा हो किससे? टी सी से। तो इस प्रकार से कंप्लीट होता है, इसके सॉल्यूशन भी आपके देख सकते हो। अब दोस्तों हम देख लेते हैं सही जोड़ी किस प्रकार से हमें करनी है। सही जोड़ी में दोस्तों हमारा पूर्ण प्रतियोगिता, तो पूर्ण प्रतियोगिता को हमें किससे मिला देना है? डी नंबर से आपका हो जाएगा कीमत लेने की फर्म। ओके, ये हो जाएगा आपका पहला। फिर दूसरा है औसत आगम, तो इसको आपको मिला देना आपको सी नंबर से, औसत आगम इक्वल टू हो जाता है आपका टी आर अपॉन टी क्यू। ओके, नेक्स्ट अब टी आर अपॉन क्यू है बस। ओके, नेक्स्ट है एसी और एमसी वक्र, एसी और एमसी वक्र हो जाएगा दोस्तों आपका यू आकार के होते हैं। ओके, नेक्स्ट है औसत आगम वक्र, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ई नंबर का मांग वक्र होते हैं। नेक्स्ट है कुल आगम टी आर, तो ये होता है आपका बी नंबर का सीमांत आगम का योग, और फिर आपका है टीएफसी, तो टीएफसी हो जाता है आपका एक्स अक्ष के समांतर। तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं हम आपके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें हमारा पहला है, इसमें लागत एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादित करने की लागत होती है। ओके, तो सीमांत लागत इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? सीमांत लागत। ओके, सीमांत लागत है वो एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादित करने की होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा वक्र आयताकार अति परवलय होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका औसत स्थिर लागत। ध्यान रखिएगा, औसत स्थिर लागत जो होता है आपका वक्र आयताकार अति परवलय का होता है। नेक्स्ट हमारा तीसरा औसत लागत और तथा सीमांत लागत दोनों ही लागत से ज्ञात की जाती है, तो किससे ज्ञात की जाती है? कुल इसका हो जाएगा कुल। ओके, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? कुल लागत तथा स्थिर लागत के अंतर को डेस कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों इन अंतर को क्लियर करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। ओके, इसका क्लियर नहीं, कुल लागत होना चाहिए, आप कमेंट करके इसकी क्लियर बताइएगा। नेक्स्ट है वस्तुओं के विक्रय से प्राप्त होने वाली व्यय पर अधिक को डेस कहते हैं, तो क्या कहते हैं? हम इसको लाभ कहते हैं। ये क्या है? प्राप्त विक्रय से किससे में जो व्यय प्राप्त होती है, अधिकतर प्राप्त होती है, व्यय आपकी क्या है? लाभ कहलाती है। नेक्स्ट है जब सीमांत आगम शून्य होती है तब आगम अधिकतम होती है, तो कैसी होती है? तो उसका कुल आपका हो जाएगा इसको, और कुल आपकी आगमन अधिकतम होती है। नेक्स्ट है
औसत आगम को डेड भी कहा जाता है, तो क्या कीमत भी कहा जाता है। नेक्स्ट है उत्पादन के साधनों पर किसी वस्तु के उत्पादन हेतु जो कुल धन राशि खर्च की जाती है उसे डेड कहा जाता है, तो उसे क्या है उत्पादन लागत कहा जाता है। आंसर भी आपके इस प्रकार से दी हुई है। अब दोस्तों हम आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट आ जाता है, अब एक वाक्य ने एक शब्द उत्तर देना है। इसमें हमारा पहला है पूर्ण प्रतियोगिता में कुल आगम वक्र की आकृति कैसी होती है, तो ये आपका होता है धनात्मक ढाल वाली सीधी रेखा में। आपको लास्ट में आंसर दिखा दूंगा, मैं आपको बताते जा रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा कौन सी प्रतियोगिता में वस्तु की एक कीमत होती है। ओके, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता में। ओके, पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की क्या है, वस्तु की एक कीमत होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा आगम की कौन सी अवधारणा कीमत कहलाती है, तो कौन सी अवधारणा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औसत आगमन की अवधारणा। अभी तक दोस्तों हमने क्या है अपने अनुराग आचार्य क्लासेस के इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कोर्स में आपको मिलेगा क्या, इसमें दोस्तों आपको ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ आपको दिए जाएंगे, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आएंगे। कोर्स को ज्वाइन करने के 90 39 53 44 89 दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है। ओके, अभी आपको क्या है 99 रुपए 50% ऑफ चला, 49 रुपए का पूरा कंप्लीट इकोनॉमिक्स कोर्स दिया जा रहा है। या फिर दोस्तों आप क्या है प्ले स्टोर से अनुराग आचार्य क्लासेस ऐप डाउनलोड करके अपने ऑनलाइन ही है कोर्स को आप ले सकते हो। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट हमारा तैयार करना है हमें। ओके, चौथा कि वस्तु की प्रति इकाई के इससे प्राप्त होने वाली आगम को क्या कहते हैं, तो इस आगम को हम दोस्तों कहते हैं सीमांत आगम। इंपॉर्टेंट सीमांत आगम का पूछा जाता है। ओके, तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है सीमांत लागत वक्र अंग्रेजी के किस अक्षर के समान होता है, तो हमें पता है यू आकृति के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यू अक्षर के समान होता है, तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है परिवर्तनशील लागत में परिवर्तन के कारण कौन सी लागत उत्पन्न होती है, तो कौन सी लागत, सीमांत लागत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो सब सीमांत लागत क्या है, सीमांत लागत क्या है, बढ़ती है। ओके, नेक्स्ट है जब कुल आगम टीआर और कुल लागत टीसी बराबर होती है तो उत्पादक को किस प्रकार का लाभ मिलता है, तो उत्पादक को क्या है ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है। नेक्स्ट है एक उत्पादक कौन होता है, तो एक उत्पादक क्या है, एक साहसी हो जो क्या है वस्तु और क्या है सेवा को उत्पादित करता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली उत्पत्ति के समस्त साधनों को किया जाने वाला भुगतान क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है उत्पादन लागत। ओके, नेक्स्ट है हमारा उत्पादन लागत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उस धनराशि को क्या कहते हैं जो किसी फर्म द्वारा एक वस्तु की निश्चित मात्रा के व्यय से प्राप्त होती है, तो क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर आगम कहते हैं। जैसे सीमांत लागत किस पर निर्भर करती है, तो ये परिवर्तनशील लागत पर। कंप्लीट हो जाता है, आगे देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे दोस्तों अध्याय है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत से देख लेते हैं। पहला इसमें हमारा बाजार में एक व्यक्तिगत फर्म की सूची अनुसूचित कहलाती है, तो कब कहलाती है, जब क्या है व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची होगी। नेक्स्ट हमारा पूर्ति के नियम के अनुसार किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा और उसकी कीमत के संबंध होता है, तो कौन सा संबंध होता है, तो इसका राइट आंसर आपका धनात्मक संबंध होता है। नेक्स्ट है पूर्ति में विस्तार की दशा के चलन होता है, कब होता है, तो इसका राइट आंसर पूर्ति दूसरे पूर्ति वक्र पर दाईं ओर। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है पूर्ति में संकुचन की दशा में। ओके, तो मैं आपको राइट बताना है कौन सा है, तो उसका राइट आंसर पूर्ति वक्र क्या है, बाईं ओर खिसकाव होता है जब क्या है पूर्ति संकुचन की दिशा में होगी, याद रखना है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट है पूर्ति वक्र में परिवर्तन होता है। ओके, तो पूर्ति वक्र में परिवर्तन होता है आपका मतलब दोनों में, मतलब ए और क्या आपका हो जाएगा बी, मतलब वस्तु के स्वयं की कीमत में वृद्धि होती है, साथ ही वस्तु की स्वयं की कीमत में भी क्या कमी होने से। ओके, ये हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी सुधार के कारण है, तो कौन सा इसका कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा आपका ई नंबर का पूर्ति में वृद्धि होती है। इसका थोड़ा आप क्लियर करके बताइए, 5वें का। ओके, क्लियर कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा सरकारी सहायता एक उत्पादन के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या है पूर्ति की मात्रा में वृद्धि होती है। नेक्स्ट हमारा जब एक पूर्ति वक्र प्रारंभिक बिंदु से शुरू होकर झुकती है तो हुई धनात्मक सरल रेखा बनाता है, तब होता है, तब हमारा क्या हो जाता है, हो जाएगा आपका ई एस छोटा है किससे, 1 से। ओके, नेक्स्ट हमारा जब पूर्ति वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है तब वह पूर्ति तब लोच होती है, तो पूर्ति लोच कितनी हो जाती है हमारी, इसमें हो जाएगी दोस्तों आपका अनंत होती है। ओके, नेक्स्ट देख लेते। नेक्स्ट आपको तय करना है जब वस्तु की कीमत 4 रुपए प्रति इकाई से बढ़कर 5 रुपए प्रति इकाई हो जाती है तो पूर्ति की मात्रा बढ़कर 100 इकाई से 120 हो जाती है, तब इसकी पूर्ति की कीमत लोच होगी, तब इसकी पूर्ति की कीमत लोच कितनी हो जाएगी, 0.8 हो जाएगी। अब सॉल्व करके आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से पूर्ति की आवश्यकता तो नहीं है, पूर्ति का आपको आवश्यकता नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो कौन है क्रय की इच्छा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है पूर्ति में उसी कीमत पर गिरावट आ जाती है जब क्या होता है, जब होता है आपका पूर्ति में क्या कमी हो जाए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा निम्नांकित में से उत्पादन के साधनों की कीमत बढ़ने परिणाम है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 13वें का ए नंबर का पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट होता है। आगे देख लेते हैं।
आगे दोस्तों नेक्स्ट हमारा 14 है बाजार अवधि वह समयावधि है जिसमें क्या है मांग में परिवर्तन दशाओं के अनुसार पूर्ति समायोजित नहीं की जा सकती। ओके, नेक्स्ट आधुनिक टेक्नोलॉजी से एक मशीन की स्थापना से उत्पादन लागत में कमी आ जाती है, इसे कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, पूर्ति में वृद्धि कहते हैं। ओके, कंप्लीट हुआ था। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं रेगिस्तान। तो पहला हमारा पूर्ति एक डेडेस अवधारणा, पूर्ति हमारी क्या है, एक गुणात्मक अवधारणा है, तो गुणात्मक इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुणात्मक। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है कर की मात्रा में वृद्धि होने पर पूर्ति में क्या होती है, पूर्ति घटती है। अगर कर हम बढ़ा देंगे तो उसकी क्या है, पूर्ति घटने लगेगी। नेक्स्ट है फार्मों की संख्या बढ़ने से क्या है, पूर्ति में क्या होती है, पूर्ति बढ़ती जाएगी। ओके, अब फार्मों की संख्या बढ़ती जाएगी तो क्या है, सिंपल बात है, पूर्ति हमारी बढ़ेगी। ओके, नेक्स्ट है वस्तु की पूर्ति का एक भाग है, तो ये हमारा क्या है, स्टॉक का एक भाग है, वस्तु की पूर्ति करने के स्टॉक का भाग है। नेक्स्ट है पूर्ति वक्र का आशय पूर्ति अनुसूची की प्रस्तुति से है, तो हमारी क्या है, ग्राफिकल प्रस्तुति से, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी वस्तु की पूर्ति को निर्धारित करने वाला एक प्रमुख घटक वस्तु की है, तो हो जाएगा कीमत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्ति वक्र का ढाल एक्स अक्ष की चरों का भाग लगाने पर आने वाला है, तो क्या है, भागफल है, यह हो जाता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं, एक वाक्य ने एक शब्द में उत्तर देना है, तो इसमें हमारा पहला है अल्पकाल में फर्म की पूर्ति वक्र किस प्रकार का होता है, तो क्या कम लोचदार होता है। ओके, जैसे फर्म की पूर्ति वक्र के तकनीकी उन्नति किस प्रकार प्रभावित करती है, तो इस प्रकार तकनीकी उन्नति क्या है, पूर्ति से वृद्धि होने लगती है। जिससे क्या है, पूर्ति वक्र में रेखा के दाईं ओर बदलती जाती है। मैं आपको लिखित रूप में आज से दिखा दूंगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है सरकार द्वारा मुख्य रूप से किस प्रकार के उत्पादन के लिए कीमत का आधार निर्धारित करती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर है आपका आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारा एक फर्म द्वारा की जाने वाली पूर्ति क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम दोस्तों क्या कहते हैं, व्यक्तिगत पूर्ति के लिए। अगर कोई फर्म द्वारा पूर्ति की जा रही तो वो व्यक्तिगत पूर्ति कहलाएगी। ओके, नेक्स्ट जिन घटकों के कारण किसी वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन हो जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें दोस्तों हम कहते हैं, क्या कहते हैं, निर्धारक तत्व कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा 6वां वस्तु की मात्रा जो सभी फर्म बाजार में बेचने के लिए निश्चित समय अवधि में निश्चित कीमत पर वस्तु की प्रस्तुति है, उसे कहते हैं, तो उसे हम क्या है, बाजार पूर्ति कहते हैं। नेक्स्ट है किसी वस्तु की पूर्ति को निर्धारित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण घटक हमारा वस्तु की कीमत है। ओके, नेक्स्ट है उत्पत्ति के साधनों की कीमतों में वृद्धि उत्पादन की लागत में वृद्धि कर देती है, जिससे क्या है, कमी हो जाती है, तो किसकी हो जाएगी, इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पूर्ति में कमी हो जाती है। कंप्लीट हो जाता है, लेकिन रूम में आपका आंसर आप देख सकते हो, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों हमारा बाजार संतुलन, इसे देख लेते हैं इससे। ओके, तो इसमें पहला हमारा इसमें क्या है, हमारा पहला कि किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, तो मूल्य निर्धारित होता है किसके द्वारा होता है, दोनों के द्वारा, मतलब मांग भी के द्वारा, पूर्ति के द्वारा। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होगा किसके द्वारा, अगर उसकी मांग कितनी बढ़ रही है, उसकी डिमांड कितनी हो रही है, साथ उसकी पूर्ति कितनी हो रही है, सप्लाई उसकी कितनी हो रही होगी। नेक्स्ट है बाजार मूल्य संबंधित है, तो बाजार मूल्य हमारा किससे संबंधित है, हो जाएगा हमारा अति अल्पकालीन मूल्य से। ओके, नेक्स्ट है वस्तु के मूल्य को प्रभावित करती है, तो वस्तु के मूल्य को प्रभावित करती है आपकी कौन, सीमांत उपयोगिता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। इसमें आगे है जब मांग बढ़ती है तब मांग खिसकता है, कहाँ खिसक जाता है, ऊपर की ओर खिसक जाता है। ओके, अब देख लेते हैं हम 77। ओके, 77 में हमारा है पहला कि कीमत तल का निर्धारण उत्पादक से हम करते हैं, तो ये आपका क्या असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कीमत सीमा निर्धारक का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना है, तो ये हमारा ये भी असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कीमत तल का निर्धारक उत्पादन स्वयं करता है, तो ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा बाजार मूल्य अति अल्पकालीन मूल्य, बिल्कुल सत्य, अभी हमने कैसे में पढ़ा, एक वाक्य में मतलब अपने सही विकल्प में पढ़ी गया है अपन। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट बाजार मूल्य काल्पनिक होता है, तो ये भी आपका सत्य, काल्पनिक नहीं होगे। नेक्स्ट मांग व पूर्ति की शक्तियां काफी समय तक स्थायी साम्य की अवस्था में रहती है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा, सत्य हो जाता है। ओके, इस प्रकार से हमने काफी वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस कर लिया है। आगे से हम समष्टि अर्थशास्त्र वाले चैप्टर से देखेंगे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो लाइक करें, चैनल से आप जुड़ गइएगा। कोई दोस्तों आपका डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। आपको और इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।